आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 3 का, जिसका उन्वान है लोकगीत। बच्चों, सबक लोकगीत को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम सबक पढ़ेंगे जिसका उन्वान है अवामी गीत, और दूसरे हिस्से के अंदर हम जो हमारी दरसी किताब में सवालात दिए गए हैं उन सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे सबक का पहला हिस्सा, लोकगीत। बच्चों, लोकगीत के बारे में अगर हम बात करें तो आपने लोकगीत ज़रूर सुने होंगे। किसी शादी के अंदर कोई जहाँ नया जोड़ा होता है या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर गीत ज़रूर गाए जाते हैं। अपने भाइयों की शादी में, पड़ोसियों की शादी में, रिश्तेदारों की शादी में, शादी से पहले अलग अलग मौक़ों के ऊपर रात को औरतें जमा होती हैं और औरतें जमा होने के बाद वो अलग अलग किस्म के गीत गाती हैं। और वो गीत ना तो फिल्मों में आते हैं और ना ही कहीं और हमारे सुने हुए होते हैं। वो गीत सिर्फ वहीं गाए जाते हैं और वहीं मखसूस होते हैं उन्हीं के आने के लिए। उसके अंदर अगर कोई साज वगैरह साथ में लें तो ले लेते हैं, वरना बगैर साज के भी वो गीत गाए जा सकते हैं। तो बच्चों, वो जो आप सुनते हो अपने घर के आसपास, वही लोकगीत हैं। लोकगीतों के बारे में अपना जो मजमून दे रखा है हमारी दरसी किताब के अंदर, इस मजमून के मुताबिक लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जिनके जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं। मकबूल यानी मशहूर, और आवाम आम लोग, जो सभी हम आम लोग हैं, उनके अंदर वो लोकगीत बहुत मकबूल और बहुत मशहूर होते हैं। आवाम यानी आम लोग, आम की जमा, आम एक के लिए और आवाम बहुत सारे लोग। तो आवाम के अंदर यानी आम लोगों के अंदर लोकगीत बहुत मशहूर होते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। लोगों में मशहूर होते हैं, वो आम लोगों में मशहूर हैं और उनको गाने वाले भी आम लोग ही हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। अगर आप इनको किताबों में ढूंढोगे या कहीं लिखे हुए गीत ढूंढोगे तब आपको ये बहुत मुश्किल से मिलेंगे। और कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इनको जमा करने की कोशिश की है, वो भी पूरी तरह से जमा नहीं हो पाई। बाकी ये किताबों में छपे हुए नहीं मिलते, ये जो आम लोगों को ही याद रहते हैं और वही इसको गाते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि उनके खालिक कौन है। खालिक यानी पैदा करने वाला, मुराद लिखने वाला, उन गीतों को लिखने वाला। तो लोकगीत हमें किताबों में नहीं मिलते, और जब हम लोकगीत गाते हैं और लोकगीतों के बारे में अगर हम मालूमात हासिल करें तो कई गीत तो ऐसे भी मिलेंगे बच्चों कि जिनके लिखने वाले का ही हमें पता नहीं कि किसने लिखे हैं गीत ये, और खूब लोग गाते हैं उसको अपने प्रोग्रामों में, शादी वगैरह में उन गीतों को गाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये आए कहाँ से हैं। वो खाली पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से मुंतकल होते रहते हैं। लोकगीत ज्यादातर लोगों की जुबान पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, पीढ़ी दर पीढ़ी मुंतकल होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कि आपके वालिदा को कहां से पता चला तो उनकी वालिदा ने बताया, उनकी वालिदा को कैसे पता चला, उनको उनकी वालिदा ने बताया, और जो आप लोग हैं वो अपने वालिद वालिदैन से सीख के और उनको गाते चले जाते हैं। तो ये कोई इनका पता नहीं है कि कहां से आए, ये सिर्फ नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं, गाते रहते हैं लोग। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मुबनी होते हैं। लोकगीत क्या होते हैं? अवामी जज्बात, आम इंसान के जज्बात, जो उसके जज्बात होते हैं अपने अंदर, वो जज्बात इन गीतों के जरिए जाहिर किए जाते हैं। खुशी है तो खुशी के अंदर झूमने लग जाते हैं खड़े खड़े आराम से, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें साज वगैरह चाहिए नहीं। अब अपनी खुशी जाहिर करनी है तो नाच के, गा के, कि जैसे खुशी जाहिर कर सकते हैं उन गीतों के जरिए खुशी जाहिर कर देते हैं। किसी घर कोई औलाद पैदा हुई तो वो अपने गानों से, अपने गीतों से खुशियां जाहिर कर देते हैं। कोई शादी हुई तो वो खुशियां जाहिर कर देते हैं। कुछ और खुशी मिली तो तब वो गीतों को जाहिर कर देते हैं। किसी को किसी की याद आ रही है तो उस याद के अंदर ही गीत गाना शुरू कर देते हैं। तो हिंदुस्तान जो है एक रंग बिरंगा मुल्क है, रंग बिरंगा मुल्क है, यहां पर रंग बिरंग की तहजीबें मिलती हैं। तो उमंगों और तजुर्बों पर मुबनी होते हैं। मुबनी यानी बच्चों मुनहसिर, की बुनियाद पर, उसके ऊपर आधारित। तो जज्बात और उमंगों पर मुबनी होते हैं, इसलिए वो किसी गिरोह या कौम की आवाज होते हैं।
ये गीत क्योंकि तजुर्बों पर, उमंगों पर मुबनी है, जज्बात के ऊपर आधारित है ये, इसलिए ये उनके गाने वाले जो गिरोह हैं या कौम है उसके ख़ास होते हैं, उसके लिए मखसूस होते हैं ये। बाज़ औक़ात उन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजरकशी इस तरह होती है कि हमारे नज़रों के सामने उनकी तस्वीर खिंच जाती है। बाज़ औक़ात, बाज़ यानी कभी कभी या कुछ, और औक़ात, औक़ात है बच्चों वक्त की जमा, वक्त की जमा, वक्त वाहिद, औक़ात जमा। देखिए आप, औक़ात वक्त की जमा, और फिर एक और लफ्ज़ आया हमारे मंजर कशी, मंजर खींचना, लफ्ज़ों में मंजर की तस्वीर खींचना। मंजर कशी, मंजर बना है नज़ारे से, नज़ारा जो हमें दिखता है सामने मंजर होता है। अब जब गीत गाए जाते हैं तो वो मंजर तो सामने रहता नहीं है, लेकिन दूसरे माहौल में इन गीतों के अंदर उन मंजरों की अक्कासी कर दी जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जो उन गीतों पे बोल हैं वो हमें सामने नजर आ रहा है। यही मंजरकशी होती है, इतनी खूबसूरती से लफ्ज़ों को पिरो देना कि देखने वाले को ऐसा लगे कि उसके सामने खाका खींच दिया गया है, वो मंजर चला दिया गया है उसके सामने, तो वो सुनता है कानों से लेकिन उसको आंखों से भी वो चीज़ नजर आने लग जाती है। यही मंजरकशी होती है। तो कभी कभी इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की, अवामी ज़िंदगी आम ज़िंदगी की, जैसे खेत खलियान के बारे में बात हो रही है तो खेतों की मंजरकशी इतनी खूबसूरत तरीके से की जाएगी कि ऐसा लगता है कि खेत के अंदर कटाई हो रही है, फसल बढ़ रही है, फसल को काटने वाले लोग इधर उधर घूम रहे हैं। हर चीज़ के बारे में, बारीक से बारीक चीज़ के बारे में इन गीतों के अंदर बयान किया जाता है, बयान दिया जाता है। तो उसकी मंजरकशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने उनकी तस्वीर खिंच जाती है। ये देखिए आप, आपकी किताब के अंदर एक यहाँ पर फोटो दे रखा है जिसके अंदर गांव के लोग अपनी खुशी के अंदर, मस्ती के अंदर गाना गा रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं, नाच रहे हैं और गीत गा रहे हैं। ऐसे ही खुशी के, दुख के, गम के, ये अपने दिलों के जज्बात को जाहिर करने का तरीका है बच्चों। अभी हमने बताया ना, ये जज्बात को जाहिर करते हैं इससे, गीतों के जरिए। तो अवामी ज़िंदगी की खूबसूरत मंजरकशी होती है कि उनकी तस्वीर कशी, उनके उस चीज़ की तस्वीर कशी जिसके बारे में गीत लिखा जा रहा है वो हमारी आंखों के सामने तैर जाती है, आंखों के सामने आ जाती है। आगे आते हैं हम। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए तब भी सुनने को जी चाहता है। जब लोकगीत आप सुनोगे या फिर आपने सुने होंगे तो आपको बोल समझ में नहीं आएंगे, खाली लय समझ में आएगी, उनकी सुरताल और साज ही समझ में आएगी कि ये कुछ बोल रहे हैं। लेकिन इतने खूबसूरत, इतने सुरीले होते हैं, इतने रसीले होते हैं कि खाली आपका सुनने का मन करता जाएगा। आपको लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहे कि बोल क्या रहे हैं, लेकिन उनके सुरीलेपन की वजह से, रसीलेपन की वजह से वो खूबसूरत लगते हैं, सुनने में मज़ा आता है उनको। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनाइयत और प्यार होता है। अब यहां पर एक चीज रखिए कि गीत बन कैसे रहे हैं, तो देखो, मिली जुली अनजानी कोशिशों से, किसी एक ने नहीं बनाया, किसी ने क्या लफ्ज जोड़ दिया, किसी ने क्या लफ्ज जोड़ दिया, किसी ने अपनी तरफ से क्या लगा दिया इसके अंदर, किसी ने और उसमें कमी बेशी कर दी, सब ने कोशिशें करके उनको बना दिया। किसी एक शख्स की कोशिश से नहीं बने गीतों के अंदर, और वो बदलाव करके, जैसे पहले शुरू में उनका रूप क्या होगा, फिर बदल के जिसको जैसी जरूरत हुई उसने वैसे उसके अंदर अल्फाज जोड़ दिए और उसकी खूबसूरती बढ़ती चली जाती है। फिर तो ये गीत कैसे मुकम्मल होते हैं? मिली जुली और अनजानी कोशिशों से। पता ही नहीं किसी को कौन क्या क्या कोशिश कर देता है। मिली जुली अनजानी कोशिशों से इनमें सुरीलापन और रसीलापन आ जाता है। और हर शख्स के लिए अपनाइयत, अपनाइयत यानी अपनापन, हर शख्स के लिए अपनापन। जो गाता है उसको लगता है कि ये गीत मेरा ही हाल बयान कर रहे हैं। अगर दुख में गाएगा तो उसको ये लगेगा कि ये गीत तो मेरे ही दिल का दुखड़ा बयान कर रहे हैं, मेरे दिल के दुखे हुए दिल की आवाज़ बयान कर रहे हैं। और अगर खुशी में गाएगा तो खुशी में जो गीत गाए जाएंगे तो वो गाने वाला और सुनने वाला उसको ऐसा लगेगा कि ये गीत तो मेरी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। जो मुझे खुशी हो रही है, जो मुझे मसरत हो रही है, वही इन गीतों के अंदर नजर आ रही है। तो सुनने वाले को इसके अंदर अपनाइयत यानी अपनापन और प्यार नजर आता है। और किसी एक के हैं नहीं ये गीत लिखे हुए,
ये आवाम की मिलीजुली कोशिशों का नतीजा है, इसलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। अब चूंकि इन गीतों से अपन अपने आप को जोड़ देते हैं, हमें लगता है कि हमारे ऊपर ही है, तो हम इसको गाने लग जाते हैं, और जब हम गाते हैं, मज़ा लेकर गाते हैं, तो ये आसानी से याद भी हो जाते हैं। इनको याद करने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं। जब भी कोई खुशी का प्रोग्राम होता है, कुछ किसी की याद वगैरह आती है, या ऐसा मौका पड़ता है कि जब वो गीत गाया जाए, तो वो गीत गाना बैठे हुए लोग शुरू कर देते हैं, तो याद रहते हैं सबको, सब गाते रहते हैं और एक दूसरे को सुनते और सुनाते रहते हैं। उनकी जुबान और ख्याल दोनों सादा होते हैं। उन गानों की ये खास बात होती है बच्चों कि जो लोकगीत होते हैं उनकी जुबान बहुत सादा होगी। सादा मतलब कि बच्चे भी गा लें, तभी तो आम इंसान गाएंगे उसको। उसके लिए कोई बहुत बड़ा मौसीकीकार होना जरूरी नहीं है, कोई गायक होना जरूरी नहीं है। मुख्तसर सी जानकारी या फिर थोड़ी सी उसको गाने के बोल याद हो तो वो गुनगुना सकता है और फिर ले निकाल के अपने उस गाने को पूरा कर लेता है। उसके लिए बोल भी याद होने की शर्त नहीं होती कई बार, बस पता होना चाहिए, तरन्नुम पता होना चाहिए कि ये गीत इस तरह से गाया जा रहा है। इन्हें गाने बजाने और उनसे लुत्फ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की जरूरत नहीं होती। लुत्फ यानी मजा। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी इसको गा सकता है और कोई बहुत बड़ी मौसीकार की जरूरत नहीं है, कोई इल्म लेने की जरूरत नहीं है इन गानों को गाने के लिए। अगर आपको कोई पता होगा तो आप भी अपने घर वालों के साथ बैठकर इनको गा सकते हो, कोई इल्म लेने की जरूरत नहीं है इन गानों के लिए। यही वजह है कि इनके मौज़ूआत में आम जिंदगी की झलकियां की जगह खेत खलिहान, बेल, गाय, नदी नाले, पनघट, कुएं, तालाब, मेलो ठेलो और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का जिक्र मिलता है। हर आदमी गा सकता है इनको। जब आम गा रहा है, आवाम इसको गा रही है, आवाम के जरिए गाया जा रहा है ये, तो इसके अंदर मौज़ूआत की कोई कैद नहीं है। मौज़ूआत है मौजू की जमा, और मौजू यानी टॉपिक। तो मौज़ूआत की कोई कैद नहीं है, जैसा चाहे वैसा मौजू ले सकते हैं। इसलिए इसमें हर तरह के मौज़ूआत मिलते हैं। इसमें अवामी जिंदगी, गाय, खेत खलिहान, जानवर, गाय, बैल, बकरी, भैंस, कीड़े, मक्खी, मच्छर, हर तरह के ऊपर, हर चीज के ऊपर गीत मिलेंगे आपको। हवाई जहाज, ट्रेन, रेलगाड़ी के ऊपर खूब गीत लिखे गए हैं और बहुत खूबसूरती अंदाज में गाए जाते हैं। अवामी जिंदगी से मुतालिक, अवाम से मुतालिक। अवाम शुरू में मैंने बताया था ना आपको, आम आदमी। अब आम आदमी जब आराम कर रहा है तो आराम करते करते ही उसको गाना गाने लग जाता है, गीत गाने लग जाता है। तो इसमें मौज़ूआत की कोई कैद नहीं है, हर तरह के मौजू का इस्तेमाल किया गया है। जिंदगी से लेकर मौत तक जितने भी मौज़ूआत दुनिया के अंदर मिलते हैं, हर मौजू के ऊपर लोकगीत मौजूद है। और लोकगीत पता भी नहीं कहां क्या क्या गाया जाता है। अलग अलग शोबों के अंदर, अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं, कहीं उनकी कैद नहीं है। पनघट आप जानते होंगे बच्चों, वो कुआं या बावली जहां से पानी भरा जाता है, जहां से गांवों के अंदर औरतें पानी भरती हैं, उसे पनघट कहा जाता है। तो हर तरह के मौजू मिलेंगे आपको, नदी नालों के ऊपर, पनघट के ऊपर, कुएं, तालाब, मेलो ठेलो और पैदाइश से लेकर मौत तक हर मौजू के ऊपर आपको कोई ना कोई गीत मिल जाएगा। आगे आते हैं हम। उन्हें गाने के लिए बहुत से साजो सामान की जरूरत भी नहीं होती। जब वो गीत गाए जाते हैं तो आमूमन जो गीत होते हैं, या आपने सुनी होंगी कोई गज़ल वगैरह, गीत वगैरह, तो उसके अंदर साजो सामान चाहिए, तबला वगैरह, सारंगी, जो भी लगते हैं साजो सामान, इंस्ट्रूमेंट्स, वो चाहिए होते हैं। लेकिन इन लोकगीतों के अंदर कोई कैद नहीं है, आपके पास हो तो बजा लो, उनके साथ गा लो, वरना ये गीत खुद की तरन्नुम के अंदर ही गा लिए जाते हैं, इनके लिए कोई कैद नहीं है। तो साजों की जरूरत नहीं होती। साज यानी जो इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए होते हैं। बस एक सारंगी होती है बच्चों, एक साज होता है, एक तरह का साज जिसमें कई तार होते हैं। सारंगी के अंदर कई तार होते हैं और एक तारा में एक तार होता है। दोनों बजाने के काम में आते हैं। ऐसे पकड़ते हैं इनको और बजाना शुरू कर देते हैं। तो सारंगी, बांसुरी, एक तारा, घड़ा, ढोल या एक ढोलक ही काफी है। घड़े के ऊपर बजाने लग जाते हैं बैठकर। जो
बजाने वाले होते हैं जिनको आते हैं, तो वो घड़े के ऊपर ही अंगूठी पहनकर और वो घड़े से ही टप टप की आवाज निकालकर और लोकगीत गाना शुरू कर देते हैं। तो ये काफी है अगर ये मिल जाए, और ये नहीं भी मिले तो इसके बगैर भी लोकगीत गाए जा सकते हैं। ये किसी भी साज पर गाए जा सकते हैं और बगैर साज के भी गाए जा सकते हैं। इनके लिए साज की कोई कैद नहीं है, अगर मिल जाए तो बिल्कुल आसान आसान से साज हैं जो हर जगह मिल जाते हैं। बांसुरी, तारा, सारंगी, ढोल, ढोलक और तबला जो है और घड़ा जो है घड़े पे बजा देते हैं। और अगर ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो इसके बगैर भी लोकगीत गा लिए जाते हैं। अब देखो लोकगीत में अलग अलग किस्में बटी हुई हैं। ठुमरी, ठुमरी है बच्चों गीत की एक किस्म जिसमें एक बोल तरह तरह से अदा किया जाता है। जो बोल रहता है या एक जुमला रहता है, उस ठुमरी के अंदर अलग अलग अंदाज में गाया जाता है उसको, एक ही चीज को घुमा घुमा के, कभी किस तरह से कभी किस तरह से। और इसकी खास बात यह है कि तरन्नुम वही रहती है लेकिन बोलने का अंदाज चेंज हो जाता है ठुमरी के अंदर। कभी आपको बात इस तरह से बता रहे हैं और कभी वही बात दूसरे तरीके से आपको बताई जाएगी। तरन्नुम वही है, सिर्फ उसका अंदाज बदल जाएगा बताने का। ठुमरी के बाद है दादरा। दादरा है बच्चों गीत की एक किस्म जिसमें मुख्तलिफ गीतों के बोल या अशार जोड़ दिए जाते हैं। कई गीतों के या कई गजलों के अशार एक साथ जोड़कर एक गीत बना लिया जाता है जिसमें सभी का जुड़ाव होता है। जैसे आप अंताक्षरी खेलते हो, उस अंताक्षरी की तरह एक ही गीत के अंदर कई तरह के गीत शामिल कर लिए जाते हैं। ये दादरा है। फिर है कजरी। तो कजरी है बच्चों बरसात में गाए जाने वाले गीत की एक किस्म। बरसात के मौसम के अंदर ये गीत गाया जाता है जिसमें बरसात के मौसम का जिक्र किया जाता है, मिलन और बिछड़न का जिक्र किया जाता है और इसमें यादें एक दूसरे की बताई जाती हैं। तो ये जो गीत की किस्म है ये कजरी कहलाती है। तो ठुमरी, दादरा, कजरी ये सब लोकगीत के अपने अंदाज हैं, अपने अलग अलग अंदाज में ये गीत गाए जाते हैं। बारहमासा भी इसकी मशहूर शक्ल है। बारहमासा क्या है? शायरी की एक किस्म, ऐसी नज्म जिसमें साल के 12 महीनों और मुख्तलिफ मौसमों का जिक्र किया जाता है। इसके अंदर शायर बारहमासा के अंदर ये नज्म की एक किस्म है, नज्म के अंदर ही आती है और पूरे साल के जितने मौसम होते हैं, जो रुतें उसके अंदर आएंगी, वो अलग अलग रुतों का, अलग अलग मौसमों का जिक्र उस एक ही नज्म में कर देता है। एक ही बहर में, एक ही तरन्नुम के अंदर उन सारे मौसमों का जिक्र, पूरे 12 महीनों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सब का जिक्र शायर कर देता है। वो होती है बच्चों नज्म बारहमासा। तो बारहमासा भी उसकी मशहूर शक्ल है। आगे आते हैं हम कि जहां लोकगीत हैं वहां जिंदगी है। कितनी खूबसूरत बात कही है। लोकगीत अब दिलों के दुख, दर्द और गम को भुला देते हैं बच्चों, क्योंकि खुशी के अंदर तो गाए जा रहे हैं ये। जब इंसान खुश है तो खुशी में तो लोकगीत गा रहा है, लेकिन जब दुख दर्द है, उसके को गम है, तो जब वो गम को जाहिर कर देता है तो उस गीत के जरिए उसके गम निकल जाता है, उसके दिल का दर्द बाहर निकल जाता है और दिल को तसल्ली मिल जाती है, सुकून मिल जाता है कि अपनी बात निकल गई। तो जहां लोकगीत है वहां जिंदगी है, जिंदगी का रंग नजर आता है लोकगीतों के साथ। जहां लोकगीत हैं वहां जिंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाने थे। बहुत खूबसूरत लाइनें यहां पर दे रखी हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि जहां लोकगीत है वहां जिंदगी से प्यार है, क्योंकि लोकगीत वही लोग गा रहे हैं जो खुशमिजाज हैं, जो जिंदगी के मजे ले रहे हैं, जिंदगी से खुश हैं, अपने दुख भी जाहिर कर रहे हैं, अपने सुख भी जाहिर कर रहे हैं, अपनी खुशियां भी जाहिर कर रहे हैं, अपने हर तरह के हालात का बयान कर रहे हैं, मंजर कशी कर रहे हैं अपनी जिंदगी की। अगर दुख है तो जो पुरानी खुशियों की चीजें थी उनकी मंजर कशी कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो जाड़ों की रुत के अंदर, जाड़े सर्दियों के मौसम के अंदर अलाव बोलते हैं बच्चों, जो आग जला लेते हैं बीच के अंदर, लकड़ियों का अलाव लगा लिया, आग जला ली बीच के अंदर और उससे अब हाथ तपते हुए अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी, क्योंकि एक गांव में एक ही जगह रहते हैं, बचपन के साथी एक साथ बैठ गए, दोस्त एक साथ बैठ गए और किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। किसी जाने पहचाने गीत के अंदर जो ये बचपन से गाते आ रहे हैं, सोए हुए सपने जगाते हैं।
के उस गीत में जो सपने दिखाए गए हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं बैठे हुए। चांदनी रातों में बचपन की सखियां, चांदनी रातों में बचपन की सखियां चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में चार चांद लगाती हैं। चांदनी रात है, अलाव लग रहा है, बचपन की सखियां बैठी हुई हैं, सहेलियां बैठी हुई हैं, और कभी उनकी चूड़ियों की खनक आती है तो कभी उनकी पायलों की झनकार आवाज़ करती है। तो इतना खूबसूरत मंजर हो जाता है उस वक्त के देखने के काबिल है। तो वो उस मंजर में चार चांद लगा देती हैं। चार चांद यानी उसकी रौनक बढ़ा देना, उसकी चमक बढ़ा देना, उसकी खुशियों में, उसकी रंगत में इजाफा कर देना। चार चांद लगा देना, खूबसूरती बढ़ा देना। किसकी? वो जो लड़कियों की खनक है, चूड़ियों की खनक है और पायल की झनकार है, वो उन लोकगीतों की आवाज के अंदर लोकगीत गाए जा रहे हैं। अलाव जल रहा है, लोग बैठे हुए गीत गा रहे हैं और वहां सखियां बैठी हुई आपस में बातें कर रही हैं। जब वो हाथ चला रही हैं अपने, तो उनके चूड़ियों की झनकार और खनक से उन लोकगीतों के अंदर आवाज जा रही है, तो वो उनकी खूबसूरती बढ़ा देती हैं, लोकगीतों की खूबसूरती बढ़ा देती हैं। जब फसलें पकती हैं और अनाज की सुनहरी बालियां दिलों में उमंगे जगाती हैं, तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते और गाते हैं। ज्यादातर लोकगीत कब होते हैं? जब फसल पक जाती है, फसल पक गई, अब काटने का टाइम आने वाला है, थोड़ा आराम कर लें हम। तो जब फसल पकती है तो उनके दिल में उमंगे रहती हैं सुनहरी बालियों को देखकर। जो फसल की बाली होती है, गेहूं की बालियां होती हैं, जब वो पकने लगती हैं तो सुनहरी हो जाती हैं, सोने की जैसी हो जाती हैं। तो वो उमंगे कैसे जगाएंगी? क्योंकि ये उनकी साल भर की मेहनत है। अब वो फसल कटेगी, कटकर बाजार जाएगी, जिससे उनको मालो दौलत हासिल होगा। तो उनके मन में उमंगे भर जाती हैं, खुशियां भर जाती हैं कि अब फिक्र की बात नहीं है, अब तो हम आराम से बैठे हुए हैं, गीत गाओ, मजे करो, नाचो, गाओ, कूदो। ये बालियां तैयार हैं, ये गेहूं की फसल तैयार है, ये कटेगी और कटने के बाद हमें इससे माल हासिल होगा, इससे दौलत हासिल होगी। तो अब हमें फिक्र की बात नहीं है, हमारे खराब दिन जाने वाले हैं। तो वो उन बालियों को देखकर उनकी खुशी के अंदर गाने गाते हैं लोग। रात को उन बालियों की निगरानी कर रहे हैं, वो खेतों की निगरानी कर रहे हैं, खेतों के बाहर बैठे हुए हैं। वहां सर्दी की रात है, हल्की हल्की सर्दी है, तो उसमें उन्होंने अलाव लगा लिया। अलाव में लोग गीत गा रहे हैं, सब मिलकर एक साथ गीत गा रहे हैं। और उन गीतों के अंदर जो वहां पर लड़कियां बैठी हुई हैं, उन लोकगीतों की आवाज के अंदर वो लड़कियों की पायल की झनकार और चूड़ियों की खनक भी मिक्स हो रही है, जो उसके अंदर मिल रही है, जज्ब हो रही है, तो वो अलग ही रंगत दे रही है और उस गीतों की खूबसूरती के अंदर चार चांद लग रहे हैं। तो झूम झूम कर नाचते और गाते हैं, क्योंकि उनको फिक्र नहीं है, गेहूं पक गया है उनका, और पकने के बाद अब बाजार में जाएगा, तो सब खुश हैं, सबके मन खुश रहते हैं। ऐसे मौसम में फिर लोकगीत, खुशियों वाले गीत निकलते हैं। तो खुशी, एक तो वो मौका जो मैंने आपको बताया कि जब फसल पक गई उस वक्त गीत गाए जा रहे हैं, और फसल पकने के बाद अगर दूसरा काम हो तो जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियां और दूसरी अजीज रिश्तेदार औरतें काहे को ब्याही विदेश, ये आपने सुना होगा गाना, गीत सुना होगा, काहे को ब्याही विदेश। ये कब गाते हैं? जब लड़की की शादी होने वाली होती है, लड़की विदा होने वाली होती है, तो उसकी रिश्तेदार औरतें जो साथ में हैं, उसकी भाभियां, उसकी सहेलियां, बचपन की सहेलियां, और उसके और जो घर में औरतें जमा हैं, वो सब उस लड़की के लिए गाना गाती हैं कि उसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी की खुशी के अंदर उससे छेड़खानी करती हैं। या फिर बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, ये गाती हैं। या फिर दूसरा के बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, इस तरह के गाने गाकर वो अपने खुशी का इजहार करती हैं। इस तरह के गीतों से वो दिल की खुशी का इजहार करती हैं। शादी के मौक़ों के ऊपर जैसे दर्द भरे गीत गाए जाते हैं, लड़की विदा हो रही है, लड़की घर से जा रही है, तो खुशी के बीच उनके मन में मलाल रहता है, दर्द रहता है, तो वो ये गाने गाती चली जाती हैं औरतें। इसी तरह जब सावन आता है और किसी नौब्याहता लड़की, नौब्याहता जिसकी नई नई शादी हुई है, सावन के मौसम के अंदर नौब्याहता, ये नई शादी हुई लड़की जब अपने ससुराल में रहती है, तो सावन के मौके के ऊपर उसको अपने घर वालों की याद आती है, अपने माँ बाप की याद आती है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी जो अब तक उसने जी है अपने माँ बाप के घर जी है। सारे सावन उसने अपने माँ बाप के घर पे बताए हैं। खूब अटखेलियाँ करती थी, बारिशें भीगती थी, दौड़ती थी, कूदती थी, फांदती थी।
खूब मज़े करती थी। लेकिन अब जब उसकी शादी हो गई लड़की की, तो अब वो ऐसे मज़े नहीं कर सकती जो अपने घर पे करती थी। जो अपने माँ बाप के घर पर मज़े करती थी, अठखेलियाँ करती थी, वो अठखेलियाँ उसकी बंद हो गई। अब वो एक कमरे में बंद है, अपने ससुराल के अंदर है, और उसे अपने माँ बाप की याद आ रही है बारिश होती हुई देखकर। बारिश शुरू हो गई तो लड़की को अपने माँ बाप की याद सता रही है, और माँ बाप की याद के अंदर वो गाना गाती जा रही है। वो ससुराल में अपने माँ बाप की याद में गाना गाती जा रही है। ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हमजोलियों की याद सताती है, तो वो बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है। ससुराल में बैठी हुई है, घर होती तो अभी बारिश हो रही है तो बारिश में भीगती, अटखेलियाँ करती, लेकिन अब वो ससुराल में है तो ये सब नहीं करती। तो वो खड़ी हुई दर्द भरे अंदाज में गाना गाने जाती है कि अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी कि सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी कि सावन आया। इस तरह लड़कों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। ये लड़कियों की शादी के हैं, और ऐसे ही गाने बना बनी, रत जगा, राठे वगैरह जो अभी आपके बताएंगे, वो लड़कों की शादी के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के गाने गीत गाए जाते हैं। आगे आते हैं हम। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी जिंदगी के सारे रंग साफ नजर आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लोकगीत हमारी आवामी जिंदगी की मंजरकशी करते हैं। अब मंजरकशी करेंगे तो सारे रंग नजर आते हैं उसके अंदर कि हमारी आवामी जिंदगी के अंदर क्या क्या होते हैं, देहात में क्या क्या होते हैं। छोटी छोटी बातें भी आपको लोकगीतों में नजर आएंगी। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दुल्हा दुल्हन, मेहमानों की सजधज, बारातियों के नाज नखरे, समधनों पर की जाने वाली चोटें और फप्तियाँ, सास नंदों की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जगे, सेहरे, मन्नतें, रुखसती, झूमर, टीका, मेहंदी, उबटन, लाल बनने और हरियाली बनने का सारा लिबास और तमाम जेवरात उनमें मौजूद रहते हैं। अवामी ज़िंदगी की जो शादियाँ होती हैं, आवाम की जो शादियाँ हैं, उसमें जो जो चीज़ें शामिल होती हैं, जो जो नाज नखरे और उसके अंदर बनावटें, साज श्रृंगार, उबटन तक का यहाँ पर ब्यौरा दिया जाता है गीतों के अंदर। तो हर तरह के मौजू के ऊपर गीत हैं। जब जैसी रस्म होगी तब वो औरतें वैसा ही गीत पेश कर देती हैं, और कोई अलग से बाहर से कोई औरतें आती नहीं है। वो घर की ख़वातीन ही होती हैं जो ये गीत शुरू कर देती हैं, गीत गाना शुरू कर देती हैं। हर मौजू के गीत, हर तरह के गीत, हर जज्बे का इजहार करने वाले गीत उनको याद रहते हैं। बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौआ, पपीहा, नदी नाले, ताल तलैया, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल रहते हैं। अगर बरसात का बयान हो तो देख लो आप, हर चीज़ वहाँ पर बरसात से मुताल्लिक आपको मिलेगी। झूले, नदी नाले, ताल तलैया, कौए कैसी आवाज़ निकालते हैं उस वक्त, मोर कैसी हरकतें करते हैं, और दूसरे जो जानवर हैं वो क्या क्या करते हैं, हर तरह का बयान आपको लोकगीतों में मिलेगा। और जानदारों का जिक्र हो तो गाय, भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गरज कोई गोशा ऐसा ना होगा जो लोकगीतों में ना आया हो। हर तरह के मौज़ूआत लोकगीत में नजर आते हैं। हर तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर लोकगीत लिखे गए हैं। रत जगे बच्चों, रात को जागना, शादी ब्याह या खुशी के किसी तकरीब में रात भर भी जागना और खुशी मनाना। तकरीब होती है बच्चों, महफिल, जमा। तो जब लोगों को जमा किया जाता है, तकरीब की जाती है, तो उसमें एक प्रोग्राम होता है रत जगे, जिसके ऊपर गीत भी आते हैं। तो रत जगे के अंदर सभी लोग जगते हैं और फिर वो गीत गाते हैं शादी के दिन या शादी से पहले। तो हर तरह के मंजर और हर तरह के मौज़ूआत लोकगीतों के अंदर नजर आते हैं। लोकगीत यूं तो हर जुबान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान की ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं, अवाम में उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। मकबूलियत यानी कबूल क्या हुआ, पसंदगी। हर जुबान में, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और तरह तरह की ज़ुबानें यहाँ पर मिलती हैं। हर गोशे के अंदर ज़ुबान चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो इसी तरह जितने भी हिस्से हैं, जो गोशे हैं, वहाँ पर अलग अलग ज़ुबानों के लोकगीत मिलते हैं। लेकिन जो अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं लोकगीत, वो बच्चों शुमाली हिंदुस्तान के हैं। शुमाली हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा,
दिल्ली का कुछ हिस्सा, हरियाणा, पंजाब, इनके हिस्से के ये जो जहाँ पर मिलते हुए हिस्से हैं, बीच के हिस्से हैं, जिसको आप गंगा का मैदान कह सकते हैं, वहाँ के लोकगीत ज़्यादा मशहूर हैं। और उनकी भाषाएं ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी, ये तीन भाषाएं बीच के हिस्से में बोली जाती हैं, जहां गंगा का मैदान जिसको हम कह सकते हैं, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा, दिल्ली का कुछ हिस्सा, तो इन सब के अंदर ये गीत गाए जाते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा मकबूलियत है इन गीतों की, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, पसंद किए जाते हैं। इनमें ज़ुबान ना जानने वालों के लिए भी गैर मामूली कशिश होती है। ये गीत जो शुमाली हिंदुस्तान में गाए जाते हैं, अगर कोई इनको नहीं जानता है, इनकी ज़ुबानों को कोई नहीं पहचानता है, उनके लिए भी इनके अंदर गैर मामूली कशिश है, वो भी इसके साथ खिंचे चले जाते हैं। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीतों का बड़ा प्यारा अंदाज है। शुमाली हिंद के तो मशहूर हैं ही, इसके अलावा सूबाई तौर पर हम देखें तो ये जो लोकगीत हैं ये भी बहुत खूबसूरत होते हैं, अपने आप में मंजर समेटे हुए होते हैं, खूबसूरती समेटे हुए होते हैं। ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक़्स और मौसीकी की वजह से ज़्यादा मकबूल हैं। रक़्स मतलब नाच, डांस, गाने के साथ जो राजस्थानी गीत होते हैं उसमें रक़्स भी मिलता है, और मौसीकी यानी उसकी जो गाने का जो कलाकारी है, जो अदाकार है, गुलकार है, वो बहुत खूबसूरत अंदाज में इनको लोकगीतों की अदायगी करते हैं राजस्थान की। कौन होगा जिसने राजस्थान का ये मशहूर लोकगीत पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, आपने भी सुना होगा ये लोकगीत, तो पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके खूब मशहूर है। इसमें रक़्स भी है और इसमें मौसीकी भी बहुत अच्छी है। टेलीविज़न और फिल्मों ने भी लोकगीतों को बड़ा रिवाज दिया है। इन लोकगीतों में हमारी तहजीब रची बसी है। इन लोकगीतों के ज़रिए ही हमारी तहजीब आगे बढ़ी है, हमारी तहजीब ज़िंदा है, और वो अपने उस अंदाज में है जिस अंदाज में वो लोग जो आवाम है उसको देखना चाहती है। ये था बच्चों सबक, हमारा लोकगीत, जिसके अंदर हमने आवाम के ज़रिए गाए जाने वाले गीतों का मालूमात हासिल करी, उन गीतों के बारे में देखा कि क्या होते हैं, कैसे गाए जाते हैं, क्या क्या साजो सामान इनके साथ चाहिए। बच्चों एक बार फिर बता दूं कि लोकगीत जहां गाए जाते हैं वहां ज़िंदगी से प्यार है, ज़िंदगी से मोहब्बत है, ज़िंदगी से मोहब्बत है, इसलिए लोकगीत गाते हैं। लोकगीतों के अंदर लोग अपना रंज और गम भुला देते हैं, अपनी खुशियां लोगों के साथ बांटते हैं, फैलाते हैं, और उन लोकगीतों को फ़राग देते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। लोकगीत हैं तो ज़िंदगी है। इसी के साथ हम इस सबक को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। अगले हिस्से के अंदर मैं आपके सामने सवाल और जवाब के साथ पेश रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।